नमस्कार साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत या यूँ कहें बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम टॉपिक पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो कल हमने शिक्षा मनोविज्ञान में ये चीज़ें पढ़ ली थी, परिचय पढ़ लिया था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, उसके इतिहास के बारे में पढ़ लिया कि किस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान डेवलप हुआ, उसके बाद किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति या जन्म हुआ, उत्पत्ति या जन्म के बारे में पढ़ लिया और उसके बाद परिभाषाएं, तत्पश्चात शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है। तो परिचय, इतिहास, जन्म, परिभाषाएं और प्रकृति के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे। अभी इसका शेष पार्ट रह गया है शिक्षा मनोविज्ञान का। तो आज हम शेष पार्ट के अंतर्गत पहला टॉपिक लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, इसका महत्व व शिक्षण प्रक्रिया। महत्व व शिक्षण प्रक्रिया। तो सबसे पहले इसके महत्व के बारे में कि ये क्यों महत्वपूर्ण है और किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान है वो मुख्यतः बालकों के लिए या विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो किसके लिए महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है या महत्व किसके लिए है? इसका बालकों के लिए महत्व है। किसके लिए महत्व है? बालकों के लिए महत्व है। क्या महत्व है? नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक होता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में जो अध्ययन है किसका किया जाता है? बालक का है। बालक महत्वपूर्ण है और बालक के लिए ही शिक्षा मनोविज्ञान विषय पढ़ा जाता है या यूं कहें उसका अध्ययन किया जाता है। तो सर्वाधिक महत्व किसके लिए है? बालक के लिए, या यूं कह सकते हैं कि बालक इसकी विषय वस्तु है या इसके केंद्र में कौन है? बालक है। दूसरा महत्व है बालक की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक। बालक की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते क्या है? बालक के व्यवहार में परिमार्जन के लिए बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जब विभिन्न उम्र के बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि किस उम्र के बालक के लिए किस प्रकार से विकास होना चाहिए, उसके लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की क्या स्थितियां बननी चाहिए। तो बालक की विकास की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में कैसे पता चलता है? शिक्षा मनोविज्ञान उसको समझने में सहायक है। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण को समझने में सहायक। कक्षा शिक्षण को समझने में सहायक। तो देखिए, तीसरा महत्व शिक्षा मनोविज्ञान का किसमें है? कक्षा शिक्षण को समझने में सहायक। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत सारी विधियां हैं जिनके माध्यम से पढ़ाया जाता है या बच्चों को शिक्षा दी जाती है।
तो जो विधियां हैं वो उनके माध्यम से कक्षा शिक्षण को बच्चे जो है आसानी से समझ पाते हैं। ये भी इसका महत्व है। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों की समस्याओं। विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में सहायक। भाई शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया क्या जाता है? बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसके व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए। तो जब बालक को समझेंगे तो उसकी समस्याएं भी समझ में आती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालक की जो समस्याएं हैं उनको समझने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने में सहायक। व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने में सहायक। तो देखिएगा जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो मनोविज्ञान का एक प्रमुख नियम है, प्रमुख सिद्धांत है। क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति में भेद होते हैं, अंतर होता है, विभिन्नता पाई जाती है। जब तक व्यक्ति की विभिन्नताओं को पता नहीं लगा पाएंगे तब तक उसके अनुकूल उसका विकास नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा देने से पहले उसके बालक के व्यवहार का पता लगाते हैं, तो उसके व्यवहार से जो है उसकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वह भी समझ में आती हैं। तत्पश्चात बालक के विकास के लिए या यूं कहें शिक्षा के द्वारा उसके व्यवहार में परिमार्जन किया जाता है। नेक्स्ट है धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करने में सहायक। धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करने में सहायक। धनात्मक मनोवृत्ति मतलब पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच उसकी बालक की बने। तो ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह बालक के अंदर धनात्मक सोच या सकारात्मक सोच पैदा करता है। ये भी इसका महत्व है। नेक्स्ट देखते हैं पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या निर्माण में सहायक। पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या निर्माण में सहायक। तो शिक्षा मनोविज्ञान इस कार्य में भी मददगार है कि किस प्रकार के बच्चों के लिए किस प्रकार का सिलेबस हो और किस प्रकार का करिकुलम या उसका पढ़ने का सीक्वेंस हो। इस चीज में भी, इसके निर्माण में भी वो सहायक होता है। देखिए हमने यहाँ पर चौथे पॉइंट में एक महत्वपूर्ण बात पढ़ी, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में सहायक। तो विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? अभिप्रेरणा की कमी। विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? उसके अंदर अभिप्रेरणा की, यानी अंदर से कार्य करने की इच्छा जो होती है उसकी कमी पाई जाती है। तो शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व क्या है कि सर्वप्रथम वह बालक के अंदर उस कार्य को करने की, जिसे करवाना चाहता है, उस कार्य को करने की अभिप्रेरणा पैदा करे। तो ये महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षक का कि बालक के अंदर अभिप्रेरणा की जो कमी होती है उसे पैदा करे। क्योंकि बालक के अंदर अगर कार्य करने की अभिप्रेरणा नहीं होगी तो ठीक से कार्य सीख नहीं पाएगा या कर नहीं पाएगा या ठीक से उसका अधिगम नहीं हो पाएगा। अभिप्रेरणा के बारे में नेक्स्ट अपन टॉपिक कर लेंगे तो पूरा विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से ये सब महत्व शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य रूप से बालक के लिए माना जाता है।
और भी इसके अलावा कुछ बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण हैं बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का, और भी कुछ महत्व है। नेक्स्ट और थोड़ा सा देखते हैं। प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। इससे आशा है कि बालक के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधियां हों प्रभावी, जो इसके शिक्षण को अच्छा बना सकें, अर्थात प्रभावी शिक्षण विधियां हों। जैसे करके सीखना, प्रैक्टिकल करके सीखते हैं तो बालक अच्छे से सीखता है, तो इस प्रकार की विधियों के चयन में जो है शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों व रुचियों का ज्ञान कराता है। मूल प्रवृत्तियों व कराता है। तो देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का एक और महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसके माध्यम से जो है जो बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं या जो कहें ये रुचियां हैं उनका पता लगता है। क्योंकि बालक किसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा, अपने रुचियों के अनुसार, या उसकी जो मूल प्रवृत्ति होगी उसके अनुसार काम करेगा। मूल प्रवृत्ति भी एक टॉपिक है जिसे अपन आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा बालक की मानसिक क्रियाओं का ज्ञान कराता है। बालक की मानसिक क्रियाओं में क्या क्या आती हैं? चिंतन, सोच, विचारधारा, संज्ञान, चिंतन, सोच, विचारधारा, संज्ञान, ये जो है प्रत्येक बालक में अलग अलग रहती हैं। प्रत्येक बालक में अलग अलग होती है। तो बालक की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, इनका जो ज्ञान है वो भी किससे मिलता है? शिक्षा मनोविज्ञान से। मानसिक क्रियाओं के बारे में कि भाई किस बालक का किस प्रकार का चिंतन है, कैसी उसकी सोच है, कैसा संज्ञान है, कैसी विचारधारा वो रखता है, तो इन सब बातों का भी पता शिक्षा मनोविज्ञान से चलता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, योग्यता एवं क्षमता का विकास करता है। बालक में योग्यताओं व क्षमताओं का विकास। तो देखिएगा, एक और महत्वपूर्ण बात है शिक्षा मनोविज्ञान की बच्चों के लिए कि यह बालक में योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट और देखते हैं, आत्म मूल्यांकन में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान जो है आत्म मूल्यांकन में सहायक होता है। जैसे बालक के लिए कि हमारी बुद्धि क्या है, हमारी बुद्धि का स्तर क्या है, हमारी अभिप्रेरणा क्या है, हमारा अधिगम का स्तर क्या है, इन सब बातों का भी इसके माध्यम से पता चल जाता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका जो सर्वाधिक महत्व है वो शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के लिए ही रहता है। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के बारे में पढ़ चुके।
अब देखते हैं इसकी शिक्षण प्रक्रिया के बारे में। तो देखिएगा, शिक्षक बालक को पढ़ाता है और बालक शिक्षक से पढ़ता है। शिक्षक पढ़ा रहा है तो ये क्या है? शिक्षण है। और बालक पढ़ने के पश्चात जितना सीख रहा है वो क्या है? अधिगम है। टॉपिक क्या है? शिक्षण प्रक्रिया। तो शिक्षण प्रक्रिया में क्या होता है? शिक्षण होता है और बालक क्या करता है? अधिगम करता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण और अधिगम दोनों साथ साथ चलते हैं। देखिए, शिक्षक पढ़ाता है, बालक सीखता है। सीखना क्या है? अधिगम है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जितना शिक्षण हो रहा है उतना ही अधिगम हो जाए। प्रक्रिया दोनों चलती हैं, साथ साथ चलती हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जितना शिक्षण हो रहा है उतना ही अधिगम हो जाए। कक्षा में अलग अलग योग्यताओं क्षमताओं वाले बालक बैठे हैं, तो किसी बालक में अधिगम ज्यादा हो सकता है, किसी बालक में अधिगम कम हो सकता है। शिक्षण अगर प्रभावी है तो अधिगम ज्यादा होगा। लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाती है जब जितना शिक्षण हुआ है उतना ही अधिगम हो जाए। अगर जब तक संपूर्ण अधिगम नहीं होता है तब तक शिक्षण प्रक्रिया लगातार या अनवरत चलती रहती है। उसके लिए रेमेडियल कक्षाएं वगैरह इस प्रकार से पूर्ति की जाती है। अंततः जितना शिक्षण होता है उतना ही अधिगम हो जाता है, तभी एक शिक्षण प्रक्रिया जो है पूरी मानी जाती है। देखते हैं इसे। शिक्षक बालक को पढ़ाता है और बालक शिक्षण से पढ़ता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे तो कहते हैं शिक्षण प्रक्रिया। क्या है? शिक्षक का पढ़ाना व बालक का पढ़ना। शिक्षक का पढ़ाना और बालक का पढ़ना, ये क्या है? शिक्षण प्रक्रिया है। क्योंकि दोनों के मध्य, शिक्षक और बालक के मध्य क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। मतलब परस्पर सीखना। बालक सीखता है और शिक्षक बालक को समझता है, तो अंतःक्रिया चलती है। इस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। अतः इसमें इसे त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन ड्यूवी। क्योंकि जॉन ड्यूवी का मानना है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें एक और तो पाठ्यक्रम होता है, दूसरी ओर शिक्षक और एक और शिक्षार्थी। तो शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, इसलिए इसे जो है त्रिमुखी प्रक्रिया माना जाता है। और शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो अंतःक्रिया चलती है वो पाठ्यक्रम को लेकर ही अंतःक्रिया चलती है, इसलिए जो है इसे त्रिमुखी प्रक्रिया जो है माना जाता है। अब इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है? शिक्षक क्या करता है? शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्या लाता है? व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम ये होते हैं। पाठ्यक्रम को लेकर के शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती है और अंत शिक्षक उद्देश्य क्या होता है? शिक्षार्थी
या यूं के विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो मुख्य उद्देश्य क्या है शिक्षण प्रक्रिया का? विद्यार्थी के या बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने रूप होते हैं? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है इसके मुख्यतः 2 रूप होते हैं। माने कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 2 प्रकार की। यूं कह सकते हैं, एक होती है औपचारिक और दूसरी अनौपचारिक। दोनों में अंतर स्पष्ट है। शिक्षण प्रक्रिया 2 प्रकार से हो सकती है, औपचारिक रूप से हो सकती है, अनौपचारिक रूप से हो सकती है। तो देखिएगा, जो औपचारिक शिक्षण है वो कहां पे होता है? औपचारिक शिक्षण जो है एक निश्चित स्थान पर होता है। हम कह सकते हैं कि विद्यालय और महाविद्यालय की जो शिक्षा होती है, यानी स्कूल और कॉलेज की जो पढ़ाई होती है, वो किसके अंतर्गत आएगी? औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आएगी। इसका स्थान भी निश्चित होता है, समय भी निश्चित होता है, अनुशासन में भी रहना पड़ता है, शिक्षक की भी पहले से प्री प्लानिंग होती है, और इसमें मुख्य जो केंद्र है शिक्षा का, यानी कौन शिक्षा देता है औपचारिक शिक्षण में, तो जो है वो कौन होता है? शिक्षक होता है। लेकिन इसके उलट जो अनौपचारिक शिक्षण है वो कहां से प्राप्त होता है? घर से, घर या परिवार से, समाज से। लेकिन इसके केंद्र की बात की जाए कि अनौपचारिक शिक्षण के केंद्र में मुख्यतः कौन होता है, तो इसके केंद्र में माँ होती है, क्योंकि इसकी शुरुआत है वो माँ से मानी जाती है अनौपचारिक शिक्षण की। इसके अलावा इस प्रकार का जो शिक्षण है वो कभी भी कहीं भी आवश्यकता अनुसार मिलता ही रहता है। इसका कोई निश्चित समय, निश्चित स्थान या कोई निश्चित प्लानिंग या ये पूर्व नियोजित नहीं होता है, और इसमें कोई विशेष प्रकार का अनुशासन भी नहीं रहता है। तो ये इन दोनों में अंतर जो है रहता है। दोनों ही शिक्षण के ही रूप हैं, दोनों ही शिक्षण प्रक्रिया के रूप हैं, और दोनों के द्वारा ही अधिगम होता है। इन दोनों के कुछ गुणों को मिलाकर के एक तीसरे प्रकार का शिक्षण भी माना जाता है, जिसे निरौपचारिक शिक्षण कहते हैं। इसमें जैसे पत्राचार पाठ्यक्रम या दूरस्थ शिक्षण पद्धति है, उसके माध्यम से भी कई विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्योंकि सर्विस में रहते हैं, कोई काम करते हैं, फिर भी पढ़ाई पूरी करनी होती है। तो इस प्रकार के जो विद्यार्थी हैं वो ना ही औपचारिक रूप से पढ़ पाते हैं और ना ही अनौपचारिक रूप से, क्योंकि उन्हें डिग्री चाहिए, निश्चित पाठ्यक्रम पूरा करना होता है किसी कोर्स को पूरा करने के लिए, परंतु निश्चित समय उनके पास या निश्चित स्थान या निश्चित ही कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है, तो स्वयं सेल्फ स्टडी करते हैं, परंतु पाठ्यक्रम निश्चित होता है। इस प्रकार से इसको ना तो औपचारिक कह सकते हैं और ना ही इसको जो है अनौपचारिक कह सकते हैं। तो जो तीसरे प्रकार का दोनों से मिलकर बनता है उसे निरौपचारिक शिक्षण भी कहते हैं। यानी इन दोनों के मिलाकर के जो शिक्षण होता है उसे निरौपचारिक शिक्षण कहते हैं। इसको दूरस्थ शिक्षण भी कहा जाता है। तो इसको देख सकते हैं, औपचारिक शिक्षण में केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षक। और यहां पर कौन होता है? मां। यहां पर अनुशासन जरूरी है और यहां पर अनुशासन जरूरी नहीं है। यहां पर समय और स्थान तिथि निश्चित है, यहां पर समय स्थान और तिथि निश्चित नहीं है। यह प्री प्लानेड होता है, पूर्व नियोजित होता है, ये प्री प्लानेड नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें समझना है
कि शिक्षण प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है और दोनों को मिलाकर के एक तीसरे प्रकार का शिक्षण भी होता है जिसे निरौपचारिक शिक्षण हम कहते हैं। एक बार पुनः समझेंगे। एक विद्वान है जिनका नाम है एडम्स। क्या नाम है? एडम्स। एडम ने शिक्षण प्रक्रिया को कैसा माना है? द्विध्रुवीय। तो एडम्स के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया कैसी है? द्विध्रुवीय है। माने एक सिरे पर या एक ध्रुव पर कौन है? शिक्षक और दूसरे पर शिक्षार्थी। तो यह शिक्षा प्रक्रिया या शिक्षण जो है पूरा माना जाता है। यहां एडम्स का मानना है कि जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी को शिक्षा क्यों देता है? उसके व्यवहार में परिमार्जन के लिए। और शिक्षक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है बालक के व्यवहार में या शिक्षार्थी के व्यवहार में विकासात्मक परिवर्तन लाना। कैसा परिवर्तन? विकासात्मक परिवर्तन। शिक्षक बालक को क्यों पढ़ाता है? विकासात्मक परिवर्तन के लिए। ऐसा किसका मानना है? एडम्स का। तो एडम्स ने शिक्षण प्रक्रिया को कैसा माना है? द्विध्रुवीय माना है। एक अन्य विचारक है जिनका नाम है जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी शिक्षण प्रक्रिया को क्या मानते हैं? त्रिध्रुवीय। त्रिध्रुवीय या त्रिमुखी। तो शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी या त्रिध्रुवी किसने माना है? जॉन ड्यूवी ने। इनका मानना है पाठ्यक्रम जिसको लेकर अंतर क्रिया होती है यह महत्वपूर्ण एक ध्रुव है। शिक्षक भी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण ध्रुव है और बालक भी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण ध्रुव है। शिक्षक और बालक के मध्य पाठ्यक्रम को लेकर ही क्या चलती है? अंतःक्रिया चलती है। और शिक्षक पाठ्यक्रम को लेकर ही या जिसे सिखाना जिस चीज को होता है उसे पढ़ाकर ही बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। ये मानना है जॉन ड्यूवी का। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं या यूं कहें इन्हें अपन शिक्षण कार्य भी कह सकते हैं। तो पहला इसका जो प्रमुख कार्य है या प्रमुख विशेषता है वो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। पहले भी हम पढ़ चुके हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? विद्यार्थी व्यवहार में परिमार्जन के लिए विद्यार्थी के या बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य कार्य क्या है या शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है। जो मुख्य कार्य है वही शिक्षण की विशेषता है। तो मुख्य कार्य क्या है? विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। हम जो बालक को पढ़ाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य क्या होता है? उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना। दूसरी विशेषता है उद्देश्य पूर्ण व नियोजित। उद्देश्य पूर्ण व नियोजित शिक्षण। शिक्षण कैसा होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है। मतलब बालक को हम कुछ पढ़ाते हैं, कुछ टीचिंग कराते हैं
तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि हम उसे क्या सिखाना चाहते हैं और क्यों सिखाना चाहते हैं। तो पहले से ही उद्देश्य निश्चित रहते हैं, इसलिए टीचर की उसके पास क्या रहती है, प्री प्लानिंग रहती है, पहले से तैयारी रहती है कि बालक को क्या सिखाना है या क्या पढ़ाना है। तो शिक्षण की यह विशेषता है कि वह उद्देश्यपूर्ण होता है और नियोजित होता है, तभी उसे जो है शिक्षण माना जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में उत्पन्न समस्याओं व्यवहार में उत्पन्न समस्याओं का निदान व उपचार किया जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, शिक्षण के द्वारा क्या किया जाता है, विद्यार्थियों के व्यवहार में उत्पन्न समस्याओं। देखिए, जब शिक्षक बालक में परिवर्तन लाने के लिए, जब शिक्षक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उसके व्यवहार का अध्ययन करता है, तो उस दौरान शिक्षक को बालक के व्यवहार संबंधी समस्याओं का भी पता लगता है। तो जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का निदान करना, तत्पश्चात उनका उपचार करना, ये कार्य भी किसका है, शिक्षण का ही कार्य है। शिक्षण की विशेषता है, निदान मतलब समस्याओं का या कारणों का पता लगाना। भाई समस्या का कारण क्या है, तो कारणों का पता लगाना, इसे कहते हैं निदान, और उन कारणों का उपचार करना, या यूं कहें समस्या का समाधान। मतलब शिक्षण के दौरान बालक की जो समस्याएं होती हैं उनका पता लगा करके उनका उपचार किया जाता है, अर्थात समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में उत्पन्न समस्याओं का निदान व उपचार किया जाता है। यह भी शिक्षण का एक कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण मुख्यतः औपचारिक व अनौपचारिक होता है। कोई ये पूछे कि शिक्षण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार के बताना है कि औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक स्कूल और कॉलेज में होने वाली पढ़ाई, और अनौपचारिक कहीं पर भी आवश्यकता अनुसार मिलने वाला ज्ञान। इसके अलावा नेक्स्ट जो विशेषता है, शिक्षण का मापन भी संभव है। शिक्षण का मापन भी संभव है। देखिए, शिक्षण होगा तो अधिगम भी होगा, तो विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन के द्वारा बालक ने कितना अधिगम किया है, इस बात का पता लगाया जा सकता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि शिक्षण का मापन भी संभव है। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम साथ साथ चलते हैं, या यूं कह सकते हैं साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षण होगा तो अधिगम भी जरूर होगा। भाई शिक्षक जब पढ़ाएगा तो कुछ न कुछ बालक तो सीखेगा, तो सीखना ही क्या है, अधिगम है।
बस बात यह है कि जरूरी नहीं है शिक्षक जितना पढ़ाए उतना ही पहली बार में अधिगम हो जाए। तो जब तक शिक्षण चलता रहता है तब तक अधिगम पूरा नहीं माना जाता, या यूं कहें शिक्षण को तब तक पूरा नहीं मानते जब तक अधिगम पूरा नहीं हो जाता है। तो अधिगम पूरा होने के साथ जितना शिक्षक ने पढ़ाया है उतना ही बालक सीखते हैं, तब जाके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूरा माना जाता है। और अगर पूरी ये प्रक्रिया नहीं होती है तब तक लगातार शिक्षण चलता है, और इसके लिए अतिरिक्त जो कक्षाएं ली जाती हैं विद्यालयों में उन्हें हम रेमेडियल क्लास के नाम से जानते हैं। तो शिक्षण अधिगम साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं साथ साथ चलते हैं। इसके साथ हम कह सकते हैं कि आमने सामने की प्रक्रिया, आमने सामने की प्रक्रिया। तो नेक्स्ट विशेषता है शिक्षण कैसे होता है, आमने सामने होता है। भाई सामने कोई शिक्षण कराने वाला होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, शिक्षक के रूप में हो, माँ के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, किसी भी राह चलते व्यक्ति के रूप में हो, तो सामने कोई ना कोई शिक्षण देने वाला होता है और शिक्षण लेने वाले हम होते हैं या बालक होता है। तो शिक्षण प्रक्रिया कैसे है, जो आमने सामने चलने वाली प्रक्रिया है, यह भी इसकी विशेषता है। और शिक्षण के द्वारा पूर्ण कौशल का विकास किया जाता है। पूर्ण कौशल का विकास, यहां पर पूर्ण कौशल से आशय है कि व्यक्ति या बालक को जो शिक्षण दिया जाता है, जिस किसी विषय का भी शिक्षण दिया जाता है, उसमें उसे पूर्ण कौशल यानी उस चीज का वो, उस विषय का वो परफेक्ट हो जाना चाहिए, तभी माना जाता है कि शिक्षण पूरा हुआ। और शिक्षण जब पूरा है तो उसके अंदर पूर्ण कौशल का गुण आ गया, या यूं कहें कि वह उस कार्य को करने में दक्ष हो गया, सक्षम हो गया, अब उसे कभी भूल नहीं सकता, तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण कौशल। तो यह भी शिक्षण की विशेषता मानी जाती है कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, जो दक्ष बनाती है, अर्थात बालक के अंदर पूर्ण कौशल लाती है। तो ये थी शिक्षण की विशेषताएं। अब हम देखते हैं शिक्षण के चर। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण के चर। तो शिक्षण के चर क्या होते हैं, विषय वस्तु से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित वे सभी घटक विषय वस्तु संबंधित वे सभी घटक जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं या उससे प्रभावित होते हैं, प्रभावित करते हैं या उससे प्रभावित होते हैं, शिक्षण के चर कहलाते हैं। तो देखिएगा शिक्षण के चर क्या होते हैं, विषय वस्तु से संबंधित जो भी टॉपिक्स या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है या जो चीज सिखाई जा रही है उससे संबंधित वे सभी घटक जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो शिक्षण को कौन कौन प्रभावित करते हैं, भाई शिक्षक प्रभावित कर सकता है, पाठ्यक्रम प्रभावित कर सकता है, और स्वयं विद्यार्थी भी शिक्षण प्रभावित करता है। तो प्रभावित करती हैं, उससे प्रभावित होते हैं। तो शिक्षण को प्रभावित कौन करता है, शिक्षक और पाठ्यक्रम, और विद्यार्थी स्वयं प्रभावित होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, शिक्षण के चर कहलाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि शिक्षण के चर जो है मुख्यतः तीन ही होते हैं। पहला है महत्वपूर्ण, शिक्षक
दूसरा विद्यार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। यहां पर हमें देखना है कि शिक्षक जो चर है वो कैसा चर है, स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है। भाई ये स्वतंत्र चर क्यों है? क्योंकि शिक्षक जो है जो भी शिक्षण कराता है उसके पास क्या है, प्री प्लानिंग होती है। वह पूर्व नियोजित टॉपिक कोई पढ़ाता है, वो स्वयं प्रभावित नहीं होता बल्कि उससे, शिक्षक से पाठ्यक्रम और विद्यार्थी प्रभावित होते हैं। तो शिक्षक एक ऐसा चर है जो स्वयं प्रभावित नहीं होता, प्रभावित करता है, इसलिए इसे कैसा चर मानते हैं, स्वतंत्र चर मानते हैं। परंतु विद्यार्थी है उसे आश्रित चर माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह टीचर द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक पर आश्रित होता है। जैसा टीचर पढ़ाएगा उसे उसी प्रकार का पढ़ना होगा, अर्थात वो प्रभावित होता है। तो कैसा है, वो आश्रित चर है। जो किस पर आश्रित है, शिक्षक पर आश्रित है, या जैसा पाठ्यक्रम होगा वैसा उसे पढ़ना होगा। तो विद्यार्थी के अंदर आश्रितता रहती है, इसलिए उसे आश्रित चर माना जाता है। पाठ्यक्रम, चूंकि पाठ्यक्रम को लेकर ही शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य क्या होती है, अंतः क्रिया होती है। तो इसे लेकर चूंकि अंतः क्रिया होती है तो क्या करता है ये, मध्यस्थता। तो इसे क्या कहते हैं, मध्यस्थ चर। तो जो पाठ्यक्रम है उसे मध्यस्थ चर इसलिए माना जाता है क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम को लेकर ही अंतःक्रिया होती है। तो ये शिक्षण के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट इस टॉपिक में लास्ट हेडिंग है शिक्षण का महत्व। शिक्षण का महत्व। तो देखिएगा, शिक्षण का सर्वाधिक महत्व यह है कि इसमें सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उद्देश्य किए जाते हैं, सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, तब शिक्षण प्रारंभ किया जाता है। तब शिक्षण प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, फिर तत्पश्चात शिक्षण प्रारंभ करते हैं, फिर उसके पश्चात क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर क्या देखते हैं, फिर देखते हैं कि उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं, उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं। अगर उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है तो शिक्षण प्रक्रिया
पूरी मानी जाती है, अन्यथा रेमेडियल कक्षाएं लगाई जाती हैं। तो ध्यान से समझिएगा, शिक्षण का सर्वाधिक महत्व क्या है। इसमें सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। भाई हम शिक्षण कराना क्यों चाहते हैं, किस चीज के लिए शिक्षण कराना चाहते हैं। उसके बाद ही हम शिक्षण को प्रारंभ करते हैं, पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं। फिर हम देखते हैं हमने जो पढ़ाया है उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन से पता चलता है कि उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं हुई है। अगर उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है तो शिक्षण प्रक्रिया को पूरा मान लिया जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो रेमेडियल कक्षाएं लगाई जाती हैं, यानी अतिरिक्त कक्षाएं लगा करके शिक्षण को पूरा किया जाता है। कहने का आशय यह है कि जब तक अधिगम पूरा नहीं हो जाता तब तक शिक्षण प्रक्रिया चलती ही रहती है। और इसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता है, या शिक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य या महत्व है कि सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करना, फिर शिक्षण प्रारंभ करना, फिर मूल्यांकन करना, फिर देखना कि उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई है तो रेमेडियल कक्षाएं लगा करके पुनः शिक्षण कराना, और तब तक शिक्षण कराते रहना जब तक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाती। अर्थात जितना शिक्षण हुआ है उतना ही अधिगम हो जाए तब तक प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब शिक्षक बालक को जो कुछ सिखाना चाहता है वह उसे सिखा देता है, तब जाकर शिक्षण प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। इसके अलावा इसका और भी महत्व है, पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण कराया जाता है। इसे नंबर 1 मान सकते हैं। नंबर 2, पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण कराया जाता है। पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण है। तो दूसरा महत्व शिक्षण का क्या है कि शिक्षण में जो भी पाठ्यक्रम उस बालक के लिए पूर्व निर्धारित रहता है उसी के अनुसार जो है शिक्षण कराया जाता है। तो इससे क्या होता है, भटकाव नहीं होता और उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तीसरा जो महत्व है इसका वो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ध्यान रखना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य गतिविधियां विद्यालय में चलती हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है शिक्षण प्रक्रिया में। ये इसका महत्व है। नेक्स्ट, समस्यात्मक बालक का पता लगाना। समस्यात्मक बालक का पता लगाना, क्योंकि समस्यात्मक बालक एक विशेष प्रकार के बालक हैं। लेट आना, जल्दी जाना है, क्लास में शोर मचाना, विभिन्न प्रकार की बालक जो समस्याएं उनके अंदर होती हैं, ऐसे बालक को पता लगाना ये भी शिक्षण का महत्व है। तो शिक्षण के दौरान विशेष प्रकार के जो बालक या समस्यात्मक बालक होते हैं उनका भी पता लगा जाता है। और लास्ट में अपन कह सकते हैं कि इसका जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में भी इसका योगदान है। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जाती है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना क्या होते हैं? प्रजातांत्रिक मूल्य जैसे कि सहानुभूति, एक दूसरे का सम्मान करना, सहन शक्ति, इस प्रकार के जो गुण हैं वो बालक के अंदर भी विकसित किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण का जो महत्व है वो बालक के लिए सर्वाधिक है, और शिक्षण प्रक्रिया तब पूरी मानी जाती है जब जितना शिक्षण हुआ है उतना ही अधिगम हो जाता है। तो लास्ट वीडियो और आज का वीडियो को मिलाकर के हमारा जो टॉपिक था शिक्षा मनोविज्ञान वो कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।